नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ग्लोबल फंड के अंतर्गत नहीं आती है? हैजा, मलेरिया, HIV एड्स या फिर तपेदिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैजा। ग्लोबल फंड HIV एड्स, टीबी यानी तपेदिक एवं मलेरिया को हराने और सभी के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वव्यापी पहल है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। ग्लोबल फंड साझेदारी में $55.4 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। इस पहल से 50 मिलियन लोगों की जान बची है, तो वहीं कई देशों में इन बीमारियों से संयुक्त मृत्यु दर में आधे से अधिक की कमी आई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैजा। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक आउटलुक यानी WEO किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व आर्थिक आउटलुक यानी WEO को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। IMF हर साल अप्रैल और अक्टूबर में 2 WEO और इसके 2 अपडेट जनवरी और जुलाई में प्रकाशित करता है। IMF का कहना है कि इस साल या अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/3 से अधिक श्रिंक होगा, जबकि 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन थमी रहेंगी। बढ़ता हुआ मूल्य दबाव समष्टि आर्थिक स्थिरता को कमजोर करके वर्तमान और भविष्य की समृद्धि के लिए खतरा बना हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, स्लॉथ बियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। 2, इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN ने 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे के रूप में घोषित किया। स्लॉथ बियर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है, जो भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में निवास करता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह भालू की प्रजातियों में अद्वितीय है, क्योंकि यह चींटी और दीमक को खाने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। भारत में 4 प्रजातियों के भालू पाए जाते हैं, जिनमें हिमालयन ब्राउन, एशियाटिक ब्लैक, स्लॉथ और सन बियर शामिल हैं। सभी भारतीय भालू प्रजातियां साइट्स की परिशिष्ट 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, रेड नोटिस शब्द का प्रयोग किस संगठन या निकाय के संदर्भ में किया जाता है? इंटरपोल, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बल या फिर प्रवर्तन निदेशालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरपोल। रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस दुनिया भर के पुलिस बलों को उन भगोड़ों के बारे में सचेत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांटेड हैं। यह कानूनी कार्रवाई के लिए लंबित किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध होता है। इसमें ऐसी जानकारी होती है जो वांटेड व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करती है। इसे किसी सदस्य देश के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह केवल अंतर्राष्ट्रीय वांटेड व्यक्तियों का एक नोटिस है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरपोल। अगला प्रश्न है, पावर एक्स अभ्यास किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय।
हाल ही में सर्ट इन द्वारा पावर एक्स अभ्यास की मेजबानी की गई। सर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस अभ्यास का उद्देश्य आईटी और ओटी यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी प्रणालियों में साइबर घटना को पहचानना, उनका विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना था। इसकी थीम है डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन आईटी एंड ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, विश्व भूगोल के संदर्भ में पोर्ट गकेबेहरा किस देश से संबंधित है? फ्रांस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्राजील? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में आईएनएस तरकश समुद्री अभ्यास IBSAMAR के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए पोर्ट गकेबेहरा पहुंचा। पोर्ट गकेबेहरा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसे पोर्ट एलिजाबेथ के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में एक बंदरगाह शहर है जो हिंद महासागर में अल्गोआ खाड़ी पर स्थित है। आपको बता दें कि IBSAMAR भारतीय, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसका पिछला संस्करण सिम्सटाउन, दक्षिण अफ्रीका में दिनांक 1 से 13 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। देश में पहली बार तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में 11,806 हेक्टेयर में फैले कडुवुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। स्लेंडर लॉरिस छोटे निशाचर स्तनधारी होते हैं। यह प्रकृति में वृक्षीय होते हैं क्योंकि वे अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं। यह भारत और श्रीलंका के मूल निवासी हैं और उनके जीनस में 2 प्रजातियां शामिल हैं, लाल स्लेंडर लॉरिस और ग्रे स्लेंडर लॉरिस। इनका जीवन काल लगभग 15 वर्ष होता है और ये आमतौर पर कीड़े, सरीसृप, पौधों की टहनियों और फलों को खाते हैं। यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोर्गेज घोषणा पत्र से संबंधित है? वर्ल्ड वाइड फंड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर वैश्विक पदचिन्ह नेटवर्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 और 2018 के बीच दुनिया भर में निगरानी की जाने वाली वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों में वन्यजीव आबादी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। IUCN की रेड लिस्ट से पता चलता है कि साई कैट सबसे अधिक खतरे वाली प्रजातियां हैं, जबकि प्रवाल सबसे तेजी से घट रहे हैं। आपको बता दें कि WWF की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी, जब कुछ लोगों के एक छोटे समूह ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र को मोर्गेज मैनिफेस्टो के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। WWF स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड फंड। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी PM डिवाइन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2, इसमें 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि में 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी PM डिवाइन को मंजूरी दी है। यह 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है,
जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसलिए कथन 1 सही है। इसमें 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि में 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसलिए कथन 2 सही है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास अंतराल को दूर करने के लिए की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, यह भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। गंगा नदी इस टाइगर रिजर्व को 2 भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी के अलावा रावसन नदी भी इससे जुड़ी हुई है। इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजाजी टाइगर रिजर्व। 15 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार ने राजाजी को भारत के 48वें टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व, पहला जिम कॉर्बेट के रूप में अधिसूचित किया था। इसका नाम स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था, जिन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता था। गंगा नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है तथा रावसन नदी भी इस टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई है। इसलिए विकल्प बी सही है। इस रिजर्व के जंगलों में नम शिवालिक साल वन, नम मिश्रित पर्णपाती वन, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती और दक्षिणी ढलानों में खैर सिस्सू वन पाए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजाजी टाइगर रिजर्व। अंतिम प्रश्न है, चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग किस राज्य में बनाई जाती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना के हैदराबाद में बनाई गई है। इसलिए विकल्प डी सही है। इन्हें रागी के आटे से बनाया जाता है, जिसे स्क्रॉल का आकार दिया जाता है और फिर सब्जियों के रंगों से रंगा जाता है। ये स्क्रॉल रामायण, भारत या अन्य महाकाव्य लोक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। परंपरागत रूप से स्क्रॉल 40 से 50 फीट लंबे होते थे, जिन्हें संतों और कथाकारों द्वारा ले जाया जाता था, जो कि पुराणों और प्राचीन परंपराओं से ली गई कहानियां सुनाते हुए गांवों में घूमते थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में स्टीड फास्ट नून क्या है? आर्कटिक में रूस का अनुसंधान केंद्र, ग्लोबल सीड वॉल्ट, नाटो की परमाणु ड्रिल या फिर सबसे तीव्र क्वांटम कंप्यूटर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।